अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने पॉडकास्ट की थर्ड एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो है कि HR बूट कैम्प सीरीज़ कि हाउ रिक्रूटमेंट इज़ हैपनिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो आज हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अब्दुल्ला बाजवा। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हैं, रियल इस्टेट में कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंक्रीट लॉजिक्स में ये CEO हैं और इन 4 साल से ये उस फर्म को चला रहे हैं। तो थोड़ा सा मिस्टर अब्दुल्ला से हम पूछते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में कि उन्होंने अपनी कहाँ से की। आप इंजीनियर हैं? सिविल इंजीनियर की कहाँ से की थी आपने? मैंने UET लाहौर से। थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, अपना एक्सपोजर एक्सपीरियंस। 2018 से मैं इस फील्ड में हूँ और 2021 से मैं अपनी फर्म रन कर रहा हूँ। तो मैंने इस फील्ड के अंदर जॉब भी की है, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं और उसके अलावा मैंने इंटरव्यूज़ लिए भी हैं एज अ CEO। तो मैंने टेबल की दोनों साइड पे एक्सपीरियंस है मुझे। तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप राइट गए हैं हमारे पॉडकास्ट के लिए। अच्छा खैर, आज हमारा ना टॉपिक टू बी स्पेसिफाई ऑन HR होगा कि आप हायरिंग कैसे करते हैं। बेसिकली शॉर्टली ऑन हायरिंग कि आपने पहले बहुत इंटरव्यू दिए होंगे, फिर आपने माशाल्लाह से अपनी फार्म बनाई, उसको चलाया 4 साल। तो वो कैसे होता था, आप कैसे हायरिंग करते थे? क्योंकि टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा चाहिए होती हैं रादर दैन द बुकिश नॉलेज। बिल्कुल, उसमें ये है कि हायरिंग हमारा ये होता है कि आजकल जैसा सोशल मीडिया है, एक तो तरीकाकार है ऐड जनरेट होती है उसकी, या सेकंड जो थोड़ा अर्सा पहले चीज़ चलती थी रेफरेंस बेस के ऊपर, मगर रेफरेंस के साथ भी या आपके ऑनलाइन ऐड के साथ भी उसके अंदर हम टेक्निकल अपनी डिमांड्स कि हमें कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, जॉब पोस्ट क्या है, क्योंकि एक साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र या इस तरह की जो डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसके रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो वो हम ऐड जनरेट करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में हमें फिर जो है ना लोग CVs वगैरह ड्रॉप करते हैं, वो सारा HR उसको मैनेज करता है, उसके हवाले से उसको शॉर्ट लिस्ट करता है कि जितनी CVs आया है 100 या 50 आएंगे तो उसमें से कौन कौन उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वो सारी CVs हमारी टेबल पे आ जाती है, तो हम उसमें से अपनी जो बेस्ट सूटेबल पर्सन ऑन पेपर है हम उसको पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद देन वी कॉल फॉर इंटरव्यू, और बाकी फिर इंटरव्यू के अंदर हमसे देखना होता है, जो हमारी फील्ड के अंदर बेसिक ये होता है कि आपकी डिग्री तो मैटर करती है, मगर उससे बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी स्किल क्या है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है ये स्किल बेस्ड फील्ड है। तो इसमें डिग्री से ज़्यादा हमें उसका एक्सपीरियंस देखना होता है, उस बंदे ने क्या क्या प्रीवियस उसके वेंचर्स क्या थे, अगर जो वेंचर्स आया उसने मेंशन किए हुए हैं, उसके अंदर कितना सही है और क्या उसने सिर्फ मन रब लिख दिया उसके अंदर। तो मतलब HR जो होता है उसका तो नहीं पता होता ना उसको टेक्निकल स्किल्स का, कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है, क्या वर्बोज यूज़ होते हैं। तो कौन मतलब उनके साथ कोई टेक्निकल बंदा भी बैठता है कि ऑपरेशंस का, या कैसे होता है वो? हाँ, HR के अंदर ये होता है कि जब हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो एज अ कंपनी हेड मैं खुद उसको डील कर रहा होता हूँ, साथ हमारे HR होते हैं जो नोट्स वगैरह सारे ले रहे होते हैं, और फिर हम उसके बेस के ऊपर शॉर्ट लिस्ट पर्सन होते हैं उनका इंटरव्यूज़ करते हैं, और वही क्वेश्चनिंग वगैरह होती है। हमने उसके लिए पहले एक परफॉर्मा वैसे तैयार किया होता है जो हम उनको देते हैं, जिसमें वो अपने सारी चीज़ें वगैरह अपनी मेंशन उसमें कर देते हैं, क्रीडेंशियल्स अपने सारे। तो फिर उसके इंटरव्यू के ऊपर फिर हमारा ज़्यादातर जो इंटरव्यू का फर्स्ट फेज होता है कि आपकी फर्स्ट टू फर्स्ट मीटिंग होती है ऑफिस में, उसके बाद एक हमें साइट विजिट करना होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट देखने होते हैं कि आया कोई एक साइट है ग्रे में, अगर किसी बंदे को हम ले रहे हैं तो उसकी क्या नो हाउ है ग्रे के हवाले से, साइट की ड्राइंग्स वगैरह एंड ऑल दैट। So from your experience, मतलब you have been into the industry for I think 8 years. It's gonna be 8 years. So मतलब क्या आपका है कि बुकिश नॉलेज ज़्यादा चाहिए या बंदा डिग्री ना भी हो लेकिन उसको काम आता हो, हायर कर लेंगे? सर कंस्ट्रक्शन एक ऐसी फील्ड है एज़ कम्पेयर टू देखिए जैसे डॉक्टर्स वगैरह है या इस तरह की फील्ड है, इसके अंदर आपको एक लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, मगर कंस्ट्रक्शन के अंदर आप उसको ब्लेसिंग से मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे डिफरेंट जितनी भी इस वक्त अभी टॉप कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर रन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी जो उनके हायरार्की में टॉप CEOs वगैरह हैं उनका कोई इस फील्ड से रिलेटेड उनका कोई नॉलेज नहीं है। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड डिग्री कंस्ट्रक्शन की नहीं होती है, उसमें से कई ऐसे होते हैं जो अपना एक घर बनवाते हैं, अपना घर बनाते हैं प्रोसेस देखते हैं तो उनको वो चीज़ एक बड़ा एक नई उनके लिए चीज़ होती है, तो उनको मज़ा भी आता है उसके अंदर, तो वो उसमें देखते हैं कि यार क्यों ना हम जो है ना लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो कई दफ़ा ऐसा होता है जब हमारे जो क्लाइंट होते हैं ना आफ्टर 6 मंथ्स जो हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पूरा उनकी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो उसमें से मोर देन 80% खुद कंट्रैक्टर बन जाते हैं बाद में। तो इसलिए हमारी फील्ड के अंदर अच्छा इसके अंदर एक चीज़ है जहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, वहाँ पे फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर या सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट
उसकी भी ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली बात है। जैसे DHA के अंदर है, अगर आपने कोई भी घर का नक्शा अप्रूव करना तो एक अप्रूव्ड आर्किटेक्ट की स्टैम्प चाहिए। अगर आपने घर में कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाना है उसको, वो उसके लिए भी एक अप्रूव्ड बंदा चाहिए। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, मगर ये कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले जब ये लॉ पास हुआ कि कंसल्टेंट्स के लिए का एक प्रोजेक्ट के ऊपर होना ज़रूरी है, तब से इस चीज़ को इंश्योर किया गया। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ना HR बड़ा इवॉल्व कर लिया, तो क्या कंस्ट्रक्शन में भी कुछ नया HR की प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, या वही कि एक HR होगी, वो बुलाएगी सबको, इंटरव्यू कराएगी और सीनियर सुपरवाइजर से अच्छा, इंटरव्यू उसके कराएगी? अंदर हम हमारी कंपनी के अंदर हम ये पॉलिसीज उसमें रख रहे हैं कि HR को, अब आप देखें ऑफिस, अगर जैसे हमारा ऑफिस का सेटअप है, 10-12 बंदे भी हैं, तो हमने उनके भी देखना सारा है, उनके इन्वायरमेंट उनका बेहतर होना चाहिए। उसको इम्प्रूव करने के लिए जो HR अपना रोल प्ले करता था, जो उनके प्रीवियस उनके एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनको भी हम ऑन बोर्ड लेते हैं। और सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि पूरी कंपनी को रन करने में कुछ आपकी SOPs तो सही है ना, तो उसके अंदर HR का बड़ा रोल होता है उस SOPs को मेंटेन करना, और उसको अगर जो आपने SOPs बना दिया, बाद में उसको एप्लीकेबल भी करना है। और अगर उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है तो उसको बाद में नेक्स्ट हमारा जब 1 मंथ एंड का जो हम उसमें दोबारा बैठेंगे, सारी टीम हमारी बैठेगी कि हमने जो रूल्स बनाए थे इसमें कहाँ फ्लॉ है, कहाँ पे इसको बेहतर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है HR के इसमें बहुत हेल्प आउट करता है उस चीज़ के अंदर, उसको स्मूथली करने के लिए। अभी देखना, जितने भी बंदे हैं सारे एक पुर्जे हैं, अब उस पुर्जे को कहाँ पे फिट होना है और किस तरह उसने उसका जेलिंग उसमें होना है पूरी मशीन के साथ, वो तो उसमें HR ही ज़्यादा। अच्छा, ये ना आपने बड़ा HR का अच्छा रोल डिफाइन किया है। खैर, मतलब वो सेटल्स होती हैं। तो आपने SOPs की बात की, उससे रिलेटेड मैं सवाल करूँगा। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़रूरी होता है सेफ्टी, इंटरनेशनल लेवल पे तो फॉलो की जाती है, लेकिन क्या पाकिस्तान में लोकल में भी होता है? और ये कौन कराता है? HR कराता है, या मतलब आप सेपरेट बंदा हायर करते हैं जो सेफ्टी को मेजर करता है, या फॉलो ही नहीं होता पाकिस्तान में? अच्छा, बाहर की कंट्रीज का तो होता ही है कि वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट तब तक नहीं चल सकता या स्टार्ट नहीं हो सकता जब एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट ना हो जाए, और वहाँ पे पूरी उसकी सिस्टम है पूरा, जो सेफ्टी इंजीनियर जिसने आगे चेक करना है, और वहाँ पे बगैर उसके काम होता नहीं है। मगर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस टाइट होने के बावजूद भी वहाँ पे इंसिडेंट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है, कंपनी अपने ऑन पे खुद ही सेफ्टी मेजर्स जो ले लें, वरना एज सच अभी कोई किसी भी साइड के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी ऐसे सेक्टर से हमें कोई ऐसी उसकी डायरेक्शन नहीं है, या कोई चेक एंड बैलेंस उसमें नहीं है। आया कोई अगर हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे कंपनीज को खुद भी अपनी आप जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और बाकी फिर इसी तरह के यहाँ जिस तरह सिस्टम चलता है यहाँ पर, उसके हिसाब से भी चीज़ तो बहुत अच्छी है, होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बाहर तो देखिए इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़ होती है। यहाँ पे जो हमारे जो लेबर वगैरह तबका है जिन्होंने अपने हाथ से काम करना है, और वो सारा दिन जिस एरिया में वो काम कर रहे, जिस जगह पे कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी कुछ होते हैं हैजर्ड जहाँ पे उनको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे उस तरह नहीं है सिस्टम, मगर होपफुली वन डे कि हम इस चीज़ को फोकस करेंगे। अच्छा, एक और मेरा सवाल था कि ना कंस्ट्रक्शन में मेनली होता है कि आप लोग 1 या 2 टेक्निकल स्पेशलाइज्ड बंदे हायर कर देते हैं, बाकी जो मेन काम करना है वो तो लेबर ने करना है ना, और लेबर आप लोग मेरा ख्याल से रोड साइड लेते होंगे, मतलब तो उनसे काम करवाना भी एक बहुत बड़ा वो होता है। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें कुछ नहीं पता होता, बस उनको जो बता देंगे आप वो कर लेंगे, फिर उनसे काम कराना मतलब इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। हाँ, उसमें ये है कि जब हम फील्ड में, जैसे एज अ सिविल इंजीनियर जब मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद फील्ड फर्स्ट डे है, तो मेरे लिए बड़ी डिफरेंट चीज़ थी कि जो आपको तरीकाकार या आपको प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शन के आपको यूनिवर्सिटी पढ़ाए जाते हैं, और जो हमारे लोकल यहाँ पे हो रहा है टोटली डिफरेंट है। आपको अपनी समझे कि पूरी डेली डे 1 से आपको दोबारा शुरू करनी पड़ी थी, क्योंकि आपने अब आप पहले तो आप सिर्फ एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे थे किताबों से, अब आपने बंदों के साथ, जहाँ पे ह्यूमन नेचर इन्वॉल्व होनी है या ह्यूमन इन्वॉल्व होने, वहाँ पे ह्यूमन एरर भी इन्वॉल्व होना है, हर चीज़ होनी है। अब अपने हर चीज़ को आपने उस चीज़ को टेकअप करना है। अब जो जिस तरह आपने कहा है कि लेबर हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं होते, मगर आपने उनको कोशिश करनी है कि बेहतर से बेहतर उनको मज़ीद उनकी जो इम्प्रूवमेंट की जा सके। यहाँ पे हमारे यहाँ पर नॉर्मली इशू क्या आता है कि जो अब कॉन्ट्रैक्टर है उसने को, जैसे मैं अगर मेरी एज अगर 30 है और वो सीनियर होगा मेरे से 50 साल का, तो कोई इनोवेशन मैं करने की कोशिश करूँगा जो मैंने अपनी पढ़ी है, तो वो वहाँ पे अड़ेगा उस चीज़ पे। वो जैसे जी तुहानू की पता है, तो मैंने तो पिछले कोई 40 साल हो गए, नहीं ताड़ी उम्र नहीं जितना मेरा तजर्बा है, तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आती हैं ना ये, तो वहाँ पे थोड़ा सा अड़पस होता है। मगर
आप एक प्रोजेक्ट करके दूसरा 2 प्रोजेक्ट करके जब आपकी लेबर, हाँ अगर हर प्रोजेक्ट में लेबर आप चेंज करते रहेंगे तो फिर मसले मसाइल रहेंगे। हम इसमें क्या करते हैं कि हम अपने बंदे चुनते जाते हैं, उनको छांटी कर देते हैं कि जो बंदे हमारे साथ हमारी सोच के मुताबिक उस चीज़ को लेकर चले, तो वो फिर हमारी अच्छा। उसको टीम कहते हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मीनवाइल आप कहना चाहते हैं कि एचआर का काम आप खुद भी कर रहे होते हैं ऑन साइट कि हमने किस तरह माइंड मैपिंग करके चलाना है, तो क्या चैलेंज है? बिकॉज आपने जब अपनी फॉर्म भी बनाई शुरू में तो आपने एचआर हायर की थी स्टार्टिंग से, या आप स्टार्टिंग में खुद हायरिंग करते, तो क्या हर्डल्स थे स्टार्टिंग में कि स्किल्ड लेबर शॉर्ट है? वैसे पाकिस्तान में बहुत बोला जाता है, तो क्या ये वाकई है या नहीं है? एज बीइंग एन एचआर पर्सपेक्टिव से आप क्या बोलेंगे? मतलब आपका बहुत एक्सपीरियंस है हायरिंग में। देखिए स्किल्ड लेबर शॉर्ट इन अ सेंस आप कह भी सकते हैं। उसमें उसकी वजह ये है कि हाँ, इंजीनियरिंग जो ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है आपकी सोसाइटी का कि ये तब अच्छा परफॉर्म करती है जब आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। जी। जब आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल जा रही है तो इंजीनियरिंग जो है ना, वो ऐसी फील्ड है वो उसके साथ ही डूब रही होती है। आजकल जिस तरह को पता है ये इकोनॉमी हमारी डाउनफॉल में है, तो उसकी वजह से जितने भी स्किल्ड लेबर जो मैक्सिमम है कोशिश कर रहे हैं कि बाहर गल्फ कंट्रीज में निकल जाएं, जहाँ पे उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, फैसिलिटीज भी उनको अच्छी मिलती हैं। बिल्कुल। तो जो यहाँ पे वो कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो कोई 20-30 टाइम मोर कमा रहे हैं वहाँ पे बाहर। तो स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, ये तो बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे लिए। और मतलब एज इन आपने स्टार्टिंग में जब खुद हायरिंग करते थे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम को आपको होता होगा कि लोग छोड़ते भी जाते होंगे, आप उनको लेते होंगे, ट्रेन करते होंगे, फिर वो छोड़ जाते होंगे जिसकी वजह से रिटेंशन हो रही होगी। तो मतलब आपने एक बंदा लिया है, उसको ट्रेन किया, इतने सालों का काम दिया, जब उसको काम आ गया तो वो छोड़ के जा रहा है अपना काम स्टार्ट करे। कंस्ट्रक्शन में ये होता होगा बहुत बिल्कुल ज़्यादा। इसलिए तो उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? हर 6 महीने के बाद क्या आप दोबारा से दोबारा हायरिंग करते रहते हैं? वो कैसे आप ओवरकम करते हैं? अब देखिए हर इंसान की ख्वाहिश तो है बेहतर से बेहतर की, ऐसे ही है। और जहाँ पे जब हमारे पास भी कोई बंदा आता है कि जी मैंने काम सीखना, तो हमें पता होता है पहले दिन से किया जैसे हमने इसको कोई सिखाया नॉलेज, सिखाया और इसने जो है परिंदा है, इसने उड़ जाना। उड़ जाना। मगर हम फिर भी कोशिश करते हैं यार हमारे पास जितने अर्सा रहा है उसको जो नॉलेज मेरे इल्म में है, जो मुझे चीज़ सब है नॉलेज इस फील्ड में, मैक्सिमम उसको दिया जाए। मगर ये आपको पता है तो फिर ऐसे ही है। अगर रिटेन कुछ लोग करते हैं, लॉयल्टी यहाँ पे इतनी मैटर करती नहीं है, वैसे तो बड़ी एक चीज़ हुआ करती थी मगर अब नहीं रही इस फील्ड में। अच्छा, तो एक लास्टली आप मतलब यंगर जनरेशन को रिगार्डिंग कि वो एचआर एज एन एचआर पर्सपेक्टिव आप क्या उनको देंगे कि वो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें बुकिश नॉलेज रखना चाहिए, टेक्निकल रखना चाहिए? क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। एक 22-23 साल की उम्र में, जो 24 साल की उम्र में लड़का फ्रेश ग्रेजुएट होकर जॉब ढूंढने आता है, आप लोग कहते हैं कि जाएं पहले एक्सपीरियंस लेके आएँ। वो एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी फॉर्म में जाएंगे, वो भी एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो कैसे स्टार्ट करें करना? देखिए उसके अंदर ये है कि आप स्टार्ट पे इंटर्नशिप के लिए नॉर्मली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको। जैसे जैसे मैंने अपना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा गोल था, अल्टीमेट गोल था कि मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म बनानी है। कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपने सबसे ज़्यादा जो की रोल है, यानी समझे कि आप पूरी मूवी का अगर एक फिल्म है ना, तो उसका जो मेन हीरो है ना वो आपकी लेबर होती है, कंट्रैक्टर होता है। आप पहले उसका काम करें, आप उसकी साइकी समझें कि यार ये लेबर हमारे यहाँ पे काम करती है, तो ये कहाँ पे हैंगी पैंगी करती है, कहाँ पे हमने इसको खींचना है, कहाँ पे इनसे प्यार करना और किस तरीके से इनको डील करना है। आप अगर वो चीज़ सीख जाएंगे तो वो फिर आपके लिए एक डिफरेंट एक उसकी एक वास्ट आगे जो है ना फील्ड है पूरी कंस्ट्रक्शन। अगर उसके अंदर जो यंगर जनरेशन है जो सिविल इंजीनियर बन रही है उनके लिए मेरी तरफ से जो चीज़ मुझे बहुत अरसे बाद समझ आई वो ये थी कि आप आजकल फ्रीलांसिंग के अंदर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर भी। इसके अंदर आपकी एस्टिमेशन आई थी, जो बाहर की कंट्रीज़, बाहर की जो कंपनीज हैं वो आपको प्रोजेक्ट बेस उसमें एस्टिमेशन के ऊपर आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। लोग यहाँ पे बैठे बैठे एक लैपटॉप से 10-15 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का एस्टिमेशन पे। तो ये काफ़ी और इसके अलावा जिसके अंदर सबसे ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिस हमारी फील्ड के पार्ट के अंदर डेफिशिएंसी है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। कोई स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसकी शॉर्टेज है? बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि हमें जैसे ही हम डिग्री करते हैं तो हमें सबसे पहले 4 महीने आते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर, आगे मास्टर्स इन स्ट्रक्चर कर लें, मगर कोई ये नहीं बताता कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एस्टिमेशन QA ये वो फील्ड्स हैं, ये वो एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसा मेहनत करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं अगर आप क्या
ट्रैक है जॉब वाला। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा थोड़ा वर्डिक्ट है कि आपने चलो यूईटी से किया, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान रिगार्ड्स इंजीनियरिंग, लेकिन अब कोई बंदा साउथ पंजाब की किसी पब्लिक सेक्टर से पढ़ के आया है जहाँ पे शायद उसे कुछ पता हो, फॉर्म में आया, अब वो जगह जगह जाता है इंटरव्यू देने, कहीं उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो वो बंदा क्या करे? आपने तो यूईटी से बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन हर बंदा यूईटी नहीं आ सकता। देखिए, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा, आफ्टर स्पेंडिंग 8 years इन माय फील्ड, के यूईटी से किया हुआ इंजीनियर कुछ भी नहीं है कि अगर उसने फील्ड में सीखा नहीं। जब हम फील्ड में आते हैं ना, हम जो एक डिप्लोमा होल्डर है ना, उससे हमारा नॉलेज कम होता है। सर लेकिन फील्ड में आएंगे कैसे जब आपको कोई बंदा रख ही नहीं रहा है कि भाई आपको तो पता देखिए, ही नहीं है? फील्ड में तो हर बंदा काम करता है यहाँ पे। मेरे पास खुद मेरे साथ एक लिविंग एग्जांपल है। एक बंदा था जो डीए उसने किया हुआ था। वो मेरी एक साइट थी गुजरावाला में, हम उधर ना एक सोसाइटी के अंदर घर वगैरह बना रहे थे क्लाइंट के, तो वहाँ पे वो रिक्शा चलाते चलाते आया, उसने डीए किया, उसने देखा एक साइट पे नया काम शुरू हुआ है हमारे पास। उसने कहा जी मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, मगर मैं क्योंकि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो मैं रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो हमने उसको पूछा कि भाई कब डिप्लोमा सारा, उसने बताया जी ये चीज़ें हैं। तो हमने कल से आ जाओ यार, करो काम। उसने कहा जी मेरे पैसे भी कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आने जाते हुए आना साइड पे आते हुए रास्ते में जो सफारी लूँगा मेरा वो, और जब वापसी में जाऊँगा मेरा वो दिन के उसी में गुजारा। तो एक सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं आप पूरी। अच्छा, तो वो बंदे ने देखे 2-3 महीनों से फ्री में काम किया उसने। अब एक सोचिए, आपको समझ, आप एक रिक्शा ड्राइवर है, वो एक काम इसने अपॉर्चुनिटी देखी तो फौरन उसको लपके। अब देखिए फ्री में तो हर बंदा को ऐसी कोई, मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है वो कंपनी ऐसी होगी जो फ्री में किसी को, अगर वो बंदा मिल रहा है, उनको रिसोर्स पर्सन मिल रहा है, मना करेगी। देखिए शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल है। पहले अगर आपने पहले अपना 6 या 1 साल का अरसा आपने एक अच्छा ट्रैक पकड़ लिया, आपने मेहनत कर ली, तो आप इन लॉन्ग रन चल सकेंगे। वरना मोर देन 40-45% सिविल इंजीनियर जो है ना आजकल जो है वो अपनी डिग्री, बड़े पैसे लगा के डिग्री करते हैं, उसके बाद वो या तो किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, या वो कोशिश करते हैं कि जी हम बाहर चले जाएँ, हम बाहर जाके ऊबर भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। हमारी जनरेशन का अलमिया ये है कि हम वो मेहनत अपने मुल्क के अंदर ही करना चाहते हैं। हम बाहर जाके सब कुछ कर सकते हैं, मगर वही मेहनत अगर हम उसमें से अपने, ठीक है अगर बाहर ऊबर चलाते हैं आपको महीने का 6 लाख रुपए कमाते हैं, मगर यहाँ ऊबर चला के महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो बाहर का 6 लाख बेहतर है, यहाँ का 1 लाख बेहतर है। तो हमारी सोच वो नहीं है। हम बाहर के जाते हैं टिकट करवा के 20-25 लाख रुपए लगा के, फिर हम कहते नहीं हाँ अब हमने मेहनत करनी है, बिल्कुल ऐसा है। सब कुछ करेंगे हम वहाँ पे जाके, क्योंकि हम सब कुछ बेच बाज के टिकट बीच पास में जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार कुछ भी नहीं है हमारे पास, पास। बस ये लास्ट रिजॉर्ट, हम इधर ही करना जो भी करना है। चलें, इट्स अ वेरी नाइस टॉक विद यू। सो ये हमारी इनसाइट्स थी कंस्ट्रक्शन में हायरिंग कैसे होती है। सो होपफुली आपको कुछ आपके मतलब की चीज़ें मिल गई होंगी। इसमें बिल्कुल मिल गई है। हमने बस कंस्ट्रक्शन के इनसाइट्स देखने थे कि उसमें हायरिंग कैसे होती है, बस इसे सम अप करते हैं। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। थैंक यू।